इतिहास की किताबों में ना अगर हम ध्यान दें तो हमने भारत के विभाजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। तारीखें, नक्शे, नेताओं के फैसले और उन लकीरों के बारे में जिन्होंने एक रातों रात दो मुल्कों की तकदीर तय कर दी। लेकिन कभी-कभी ये सोचना बड़ा दिलचस्प लगता है कि जब किसी देश का नक्शा बंटता है, तो क्या सिर्फ जमीन बंटती है या फिर उस लकीर का असर उन घरों के अंदर तक पहुंच जाता है, जहां जहां एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों के बीच अचानक से अदृश्य दीवारें खड़ी हो जाती हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम कुछ ऐसी ही गहराई में उतरने वाले हैं। एकदम सही कहा। और ये जो अदृश्य दीवारें हैं, यही दरअसल हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। हाँ, बिल्कुल। हम आज 1980 यानी 1980 में प्रकाशित अनीता देसाई के बेहद मशहूर और संवेदनशील उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ डे के पन्नों को पलटने वाले हैं। हमारे पास आज इस चर्चा को दिशा देने के लिए एक बहुत ही शानदार आधार है, जो कि आईजीएनओ के एमए इंग्लिश प्रोग्राम का एक विस्तृत लेक्चर स्क्रिप्ट है। जी हाँ, एक काफी डिटेल में लिखा गया एकेडमिक स्क्रिप्ट है ये। सही कहा। तो इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना, मतलब कि भारत का विभाजन, महज एक बाहरी राजनीतिक घटना ना रहकर एक परिवार के भीतर चल रहे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संघर्षों का एक गहरा रूपक यानी एक मेटाफर बन जाती है। ये देखना ना सुनने वालों के लिए भी वाकई उत्सुकता जगाता है कि कैसे बाहरी दुनिया की इतनी बड़ी उथल-पुथल एक घर की चार दीवारी के अंदर की खामोशी और अकेलेपन से जुड़ जाती है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये शुरुआत बिल्कुल उस दर्द की नब्ज पर हाथ रखने जैसी है जो इस कहानी के बिल्कुल बीचों बीच है, क्योंकि इस उपन्यास की इसकी पूरी नींव ही इस बात पर टिकी है कि बाहर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका असर घर के अंदर बैठे लोगों के मन पर कैसे पड़ता है। लेकिन इस गहराई में जाने से पहले शायद हमें उस लेखिका के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करनी चाहिए जिन्होंने इस कहानी को बुना है, अनीता देसाई। हाँ, ये जरूरी है। उनका प्रभाव काफी बड़ा रहा साहित्य पर। बिल्कुल। 1937 यानी 1937 में जन्मी अनीता देसाई ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य की दिशा को जिस तरह से मोड़ा, वो अपने आप में एक क्रांति थी। अगर हम उनके पहले के दौर के नॉवेल्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि मुल्कराज आनंद का उपन्यास अनटचेबल समाज की कड़वी सच्चाइयों और छुआछूत जैसे मुद्दों पर बात कर रहा था। इसे हम सोशल रियलिज्म या सामाजिक यथार्थवाद कहते हैं। और राजा राव का कांथापुरा भी तो था उस वक्त। हाँ, कंथापुरा, जिसका पूरा ध्यान गांधीवादी राष्ट्रवाद और आजादी की लड़ाई पर था। तो इन पुराने उपन्यासों का फोकस किस पर था, समाज पर या फिर भीड़ पर? लेकिन अनीता देसाई ने कुछ बहुत अलग किया। उन्होंने साइकोलॉजिकल रियलिज्म यानी मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद को अपने लेखन का केंद्र बनाया। मतलब अगर इसे एक विजुअल तरीके से समझाया जाए सुनने वालों के लिए, तो पहले के लेखक एक वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि पूरा समाज तस्वीर में आ सके। लेकिन अनीता देसाई ने वो कैमरा उठाया और उसे सीधे अपने किरदारों के दिमाग और उनके दिल के अंदर फिट कर दिया। उन्होंने समाज की बाहरी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय ये दिखाना शुरू किया कि उन समस्याओं के बीच खड़ा एक इंसान अंदर से क्या महसूस कर रहा है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि देसाई का पूरा फोकस किरदारों की आंतरिक भावनात्मक दुनिया पर रहता है। वो ये नहीं दिखाती कि सड़कों पर कितने जुलूस निकल रहे हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि उस समाज में रहते हुए एक इंसान और विशेषकर एक महिला अपनी पहचान को लेकर कितनी जद्दोजहद कर रही है। उनकी आंतरिक लड़ाइयाँ। हाँ, वही। उनके काम में महिलाओं का अलगाव, जिसे हम आइसोलेशन कहते हैं, बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है। वो दिखाती हैं कि कैसे एक औरत भीड़ भरे घर में रहकर भी नितांत अकेली हो सकती है। उनके कुछ अन्य प्रसिद्ध उपन्यासों का अगर हम जिक्र करें, जैसे फायर ऑन द माउंटेन या क्राई द पीकॉक, तो उनमें भी यही भावनात्मक तीव्रता और इंसानी मन की गहराई देखने को मिलती है। इंसान के दिमाग के भीतर जो युद्ध चल रहा होता है ना, वो देसाई की सबसे बड़ी खासियत है। यह साहित्य में वाकई बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था, और शायद यही बदलाव क्लियर लाइट ऑफ डे की कहानी को इतना जीवंत और खास बनाता है। तो चलिए आप सीधे उस घर के अंदर चलते हैं जहां ये कहानी घटती है। ये कहानी पुरानी दिल्ली, ओल्ड दिल्ली में सेट है, और इसका समय काल है भारत के विभाजन के ठीक पहले और बाद का दौर। पूरा माहौल ही उस वक्त एकदम बदलाव के दौर से गुजर रहा था। बिल्कुल। और कहानी के केंद्र में है 10 परिवार। ये परिवार बाहर से देखने में शायद एक आम खाते पीते मध्यम वर्गीय परिवार जैसा ही लगे, लेकिन जैसे जैसे हम करीब जाते हैं हमें इसके अंदर की गहरी दरारें नजर आने लगती हैं। अगर किरदारों की बात करें तो इस परिवार की और दरअसल इस पूरी कहानी की जो धुरी है
वो है बिम। बिम एक ऐसा किरदार है जो पहली नजर में बहुत ही मजबूत लगती है। बिम वाकई इस उपन्यास का सबसे केंद्रीय और सबसे जटिल किरदार है। वो एक आधुनिक, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला है। वो कॉलेज में पढ़ाती है, पूरे घर को संभालती है। लेकिन ये समझना दिलचस्प है कि उसकी ये मजबूती मुफ्त में नहीं आई है। इसकी एक बहुत भारी कीमत उसने चुकाई है। एक छुपी हुई कीमत। हाँ, बिम भीतर से कड़वाहट, गुस्से और भावनात्मक घावों से भरी हुई है। बचपन से लेकर जवानी तक परिवार की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर डाल दी गईं। माता पिता के गुजर जाने के बाद बीमार भाई की देखभाल, घर का खर्च, सब कुछ बिम के जिम्मे आ गया। और इस बोझ तले दबकर उसने अपनी खुद की जिंदगी, अपनी इच्छाएं और शायद अपने सपनों को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो उस घर में खंबे की तरह खड़ी तो है, लेकिन अंदर से दीमक की तरह उसे उसका अपना ही गुस्सा खा रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, ये गुस्सा सिर्फ जिम्मेदारियों का है या इसके पीछे अपनों से मिला धोखा भी है? क्योंकि जब हम बिम के भाई राजा को देखते हैं तो वो बिम से बिल्कुल विपरीत है। राजा एक बहुत ही रोमांटिक, सपनों की दुनिया में रहने वाला और आदर्शवादी किरदार है। उसे उर्दू शायरी का शौक है। वो मुस्लिम संस्कृति और वहाँ के जमींदारों के रहन सहन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हाँ, राजा का व्यक्तित्व एकदम अलग दुनिया का हिस्सा लगता है उस घर में। सही कहा। और फिर जब विभाजन होता है, दिल्ली में दंगे भड़कते हैं, तो राजा अपनी बीमार अवस्था से उभरने के बाद दिल्ली और अपने परिवार को छोड़कर हैदराबाद चला जाता है। बिम के अंदर का सबसे गहरा घाव तो शायद यही है ना। उसे लगता है कि राजा ने परिवार को उस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ दिया। ये बहुत ही संवेदनशील मोड़ है इस कहानी का। और यहाँ पर ना एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। राजा का मुस्लिम जमींदारों से प्रभावित होना, उर्दू शायरी से लगाव रखना या विभाजन के बाद उनका संरक्षण पाने के लिए हैदराबाद चले जाना, ये महज उपन्यास की कहानी और एक किरदार की अपनी व्यक्तिगत पसंद और उसके सपनों का हिस्सा है। यानी इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है? एकदम नहीं। राइट। लेखिका अनीता देसाई यहाँ किसी भी तरह की राजनीतिक विचारधारा, किसी धर्म या किसी विशेष पक्ष का ना तो समर्थन कर रही हैं और ना ही विरोध। वो एक लेखक के तौर पर पूरी तरह से तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं। वो सिर्फ ये दिखा रही हैं कि जब देश बन रहा था तो लोगों के सामने कैसे अजीबोगरीब चुनाव आ खड़े हुए थे। उनका निजी चुनाव था। बिल्कुल। राजा ने अपनी जिंदगी का चुनाव किया, लेकिन अहम बात यह है कि राजा के इस फैसले का बिम पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। बिम के लिए राजा का जाना सिर्फ एक भाई का दूसरे शहर जाना नहीं था, बल्कि ये एक विश्वासघात था। राजा का वो कदम बिम के मन में हमेशा के लिए कड़वाहट भर देता है। इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जब शहर जल रहा हो और आपका अपना भाई परिवार को छोड़कर अपनी जिंदगी बसाने चला जाए, तो जो पीछे छूट जाता है वो ताउम्र उस सदमे को धोता है। लेकिन इस परिवार में सिर्फ बिम और राजा ही नहीं है। दो और अहम किरदार हैं जो इस घर की कहानी को पूरा करते हैं। एक है तारा, जो बिम और राजा की छोटी बहन है। तारा का किरदार मुझे थोड़ा अलग लगता है। वो बिम की तरह मजबूत नहीं है। तारा बहुत ही संवेदनशील, या कहें कि थोड़ी डरी हुई सी है। वही तो, घर के अंदर जो लगातार तनाव रहता था, जो घुटन थी, तारा उससे किसी भी तरह से बचना चाहती थी। और बचने के लिए उसने एक आसान रास्ता चुना, शादी। वो एक विदेशी डिप्लोमेट से शादी करके घर से बहुत दूर चली जाती है। तारा का जाना राजा के जाने से थोड़ा अलग था, लेकिन बिम के लिए वो भी एक तरह का छोड़कर जाना ही था। तारा ने शादी को एक एस्केप रूट, एक पलायन की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन तारा के किरदार की खूबसूरती ये है कि वो घर से दूर रहकर भी कभी पूरी तरह से घर से कट नहीं पाती। वो एक अपराध बोध के साथ जीती है। हाँ, उसके अंदर एक सर्वाइवर्स गिल्ट है। उसे लगता है कि वो तो एक अच्छी जिंदगी जी रही है, लेकिन उसकी बड़ी बहन आज भी उसी पुराने उदास घर में सड़ रही है। इसलिए बरसों बाद तारा वापस आती है। वो इस कहानी में एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। वो कोशिश करती है कि बिम और राजा के बीच जो सालों से जमी हुई बर्फ है उसे पिघलाया जाए। और तारा की इसी वापसी से ना कहानी असल में खुलना शुरू होती है। लेकिन हम एक और किरदार को भूल नहीं सकते, जो शायद कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसकी खामोशी पूरे घर में गूंजती है। बाबा। बाबा उनका छोटा भाई है, जो मानसिक रूप से कमजोर है। वो दुनियादारी नहीं समझता। वो अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में रहता है, जहां वो सिर्फ एक पुराने ग्रामोफोन पर पुराने रिकॉर्ड सुनता रहता है। बाबा मासूम तो है, लेकिन वो एक बहुत ही चुभने वाला प्रतीक भी है। बिल्कुल। बाबा को अगर हम ध्यान से समझें तो सोचिए, पुरानी दिल्ली का वो बड़ा सा घर, जहां वक्त जैसे थम सा गया है।
बाहर की दुनिया बदल गई, देश आज़ाद हो गया, नक्शे बदल गए, राजा और तारा अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन उस घर में बाबा आज भी उसी पुराने ग्रामोफोन पर वही घिसे पिटे रिकॉर्ड सुन रहा है। एकदम स्टैग्नेशन जैसा। हाँ, ठहराव। ये सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं है, ये ठहराव का एक जीता जागता प्रतीक है। वो अतीत में कैद हो चुके लोगों और इस घर की रुकी हुई सांसों का प्रतीक है। वो उसी घर में रोका हुआ है, समय और बदलाव से पूरी तरह अछूता। इन सभी किरदारों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो जो तस्वीर उभरती है वो बहुत विचलित करने वाली है। और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो इसका जो सबसे बड़ा अर्थ है, या जिसे हम इंग्लिश में द सो व्हाट कह सकते हैं, वो ये है कि देश का राजनीतिक विभाजन और इस दास परिवार का भावनात्मक अलगाव दोनों एक दूसरे का आईना है। एक तरफ देश के नक्शे पर लकीरें खींच रही हैं, देश बन रहा है। दूसरी तरफ एक ही छत के नीचे पले बड़े भाई बहनों के बीच अदृश्य लकीरें खींच रही हैं, उनके रिश्ते बन रहे हैं। यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो आघात या ट्रॉमा देश राष्ट्रीय स्तर पर झेल रहा था, विस्थापन का दर्द, अपनों से बिछड़ने का दर्द और रातों रात बेगाने हो जाने का दर्द, बिल्कुल वही आघात ये परिवार अपने निजी स्तर पर उस घर के अंदर झेल रहा है। राष्ट्र का आघात परिवार के आघात में तब्दील हो जाता है। ये राजनीतिक इतिहास और व्यक्तिगत जीवन का बहुत ही सूक्ष्म, गहरा और दर्दनाक मिश्रण है। एकदम। अनीता देसाई हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो आम इंसानों के डाइनिंग टेबल और उनके बेडरूम तक घुस आती हैं। ये तुलना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन इस कहानी को हम तक पहुंचाने के लिए लेखिका ने जो तरीका चुना है वो भी कोई सीधा साधा तरीका नहीं है। ये कहानी किसी आम फिल्म की तरह एक सीधी रेखा में अतीत से भविष्य की तरफ नहीं चलती। इसमें नॉन लीनियर स्ट्रक्चर यानी गैर रेखीय ढांचे का इस्तेमाल किया गया है। कहानी वर्तमान और अतीत की यादों के बीच लगातार झूलती रहती है। हाँ, जैसे तारा जब वर्तमान में वापस आती है तो घर के किसी कोने को देखकर या किसी पुरानी बात से बिमल अचानक बचपन या जवानी की यादों में खिंच जाती है। इस टेक्निक के पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। मानवीय यादें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है कि आपने प्ले का बटन दबाया और सब कुछ सीधा सीधा क्रम से दिखने लगा। यादें बहुत ही तरल यानी फ्लूइड होती हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल। वर्तमान की कोई छोटी सी घटना, मान लीजिए किसी पुराने इत्र की महक या दरवाजे की कोई खास आवाज या हवा में उड़ने वाली धूल, ये हमें अचानक दसियों साल पीछे किसी पुरानी याद में ढकेल देती हैं। देसाई इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके ये स्थापित करती हैं कि हमारा अतीत कभी भी पूरी तरह से मरता नहीं है। वो हमेशा हमारे वर्तमान के साथ एक साई की तरह चलता रहता है और हर पल हमारी पहचान को आकार देता है। और किरदारों की इस मानसिक स्थिति को, उनके अंदर चलने वाले तूफानों को शब्दों में ढालने के लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का बहुत ही शानदार इस्तेमाल हुआ है। इसे समझना हो तो सुनने वालों के लिए एक छोटा सा उदाहरण सोचिए कि आपके दिमाग में एक रेडियो चल रहा है जो कभी बंद नहीं होता। विचार एक के बाद एक आ रहे हैं, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी रोक टोक के। लेखिका ने इंटीरियर मोनोलॉग यानी किरदारों के मन के भीतर चलने वाली खामोश आवाजों का उपयोग किया है, जिससे हम सीधे उनके मन से जुड़ जाते हैं। सही में जब हम किताब पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम सीधे भीम के दिमाग के अंदर बैठे हैं और उसके गुस्से, उसकी झुंझुलाहट को महसूस कर रहे हैं। उनके होंठों से निकले बाहरी संवादों से ज्यादा उनके मन का मानसिक संघर्ष पन्नों पर गूंजता है। और इस मानसिक संघर्ष को और गहरा बनाने के लिए कहानी में कुछ बहुत ही शक्तिशाली प्रतीकों यानी सिंबलिज्म का उपयोग किया गया है। सबसे बड़ा प्रतीक तो पुरानी दिल्ली का वो घर ही है। वो जर्जर मकान। हाँ, वो महज ईंट और पत्थर का मकान नहीं है। वो सदाता हुआ घर खुद एक जीते जागते किरदार की तरह है। उसकी गिरती हुई दीवारें, उखड़ता हुआ पेंट और हर तरफ छाई हुई उदासी असल में दास परिवार के टूटते हुए रिश्तों और समय के साथ खत्म होती हुई उम्मीदों का प्रतीक है। इसके अलावा उस घर का वो बगीचा जो अब सूख चुका है, जहां कभी बचपन खेला करता था। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है रोशनी यानी लाइट, जो धीरे धीरे कहानी में अपनी जगह बनाती है। इन सब बातों के बीच जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा चुभती है ना, वो है इनका अकेलापन। जरा सोचिए सुनने वाले, एक ही छत के नीचे लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से मीलों दूर हैं। उनमें भयानक भावनात्मक अलगाव है। बिम उस घर में सबकी देखभाल कर रही है, लेकिन वो अपने अकेलेपन और अपने गुस्से के बोझ तले पूरी तरह से दबी हुई है। उसे लगता है कि कोई उसे नहीं समझता। और बाबा भी तो वैसा ही है। बिल्कुल। बाबा
शारीरिक रूप से उसी कमरे में मौजूद है, लेकिन वो अपनी ही एक खामोश, संगीत भरी दुनिया में पूरी तरह से अकेला है। ये अकेलेपन सिर्फ उस परिवार का नहीं है, ये उस पूरे दौर का और शायद हर उस इंसान का अकेलापन है जो अतीत के घावों को सीने से लगाए बैठा रहता है और उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये उपन्यास सिर्फ इस अंधकार, घुटन और कड़वाहट पर खत्म नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये एक बहुत ही निराशाजनक कहानी होती, एक डार्क एंडिंग हो जाती। हाँ, इसके विपरीत ये कहानी अंततः एक बहुत ही भावुक कर देने वाले मोड़ पर पहुंचती है, जो क्षमा यानी फॉरगिवनेस और मेल मिलाप का मोड़ है। और यहीं पर इस उपन्यास के शीर्षक क्लियर लाइट ऑफ डे का असली अर्थ सामने आता है। दिन की स्पष्ट रोशनी। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि इतने अंधेरे और अकेलेपन के बाद ये स्पष्ट रोशनी असल में किस बात का प्रतीक है। ये रोशनी अचानक से कहाँ से आ जाती है? ये रोशनी आसमान के सूरज की रोशनी नहीं है, ये भावनात्मक स्पष्टता या इमोशनल क्लैरिटी की रोशनी है। जब सालों की कड़वाहट, गलतफहमियां और पुरानी यादों का धुंधला का छट जाता है, तब जाकर जो एक चीज बचती है वो है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। कहानी के अंत में बीम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो अंततः ये समझ पाती है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। जो हो चुका सो हो चुका। बिल्कुल, जो घाव लगे हैं उन्हें कुरेदने से वे भरेंगे नहीं। वो अपने भाई राजा को माफ कर देती है, अपनी बहन तारा को समझ पाती है और सबसे बड़ी बात, वो अपनी खुद की परिस्थितियों को स्वीकार करती है। ये एक क्षमा और मैच्योरिटी का वो क्षण है जहां उसे अपने जीवन का सच और अपनों का प्यार एकदम साफ नजर आने लगता है, बिल्कुल दिन की एक स्पष्ट रोशनी की तरह। सारा कुहासा छट जाता है। ये सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत, परिपक्व और सुकून देने वाला अंत है। ये दिखाता है कि इंसान का मन कितना लचीला होता है। लेकिन इतनी खूबियों के बावजूद हमने लेक्चर्स और सोर्सेज में देखा है कि साहित्य की दुनिया में इस किताब का कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन या क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी हुआ है। कुछ आलोचकों ने इस किताब की एक कमी भी निकाली है। हाँ, पेस को लेकर हमेशा बात होती है। वही, उनका मानना है कि इस उपन्यास की गति, पेसिंग बहुत धीमी है और इसमें एक्सटर्नल एक्शन की बहुत कमी है। मतलब इसमें कोई मारधाड़, कोई बड़ा सस्पेंस या बहुत तेजी से बदलने वाली बाहरी घटनाएं नहीं है। ये एक ही घर में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये आलोचना कई बार सामने आती है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा गहराई से समझें तो जो इसकी आलोचना है वही असल में इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी भी है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म में एक्शन बाहर सड़क पर या किसी युद्ध के मैदान में नहीं होता। असली युद्ध तो किरदारों के दिमाग में है। एकदम सही कहा। असली युद्ध दिमाग और दिल के अंदर लड़ा जा रहा होता है। इस उपन्यास में बाहरी शोर भले ही कम हो, लेकिन अंदर की जो मानसिक उथल-पुथल है, जो भावनाओं का तूफान बिम के मन में चल रहा है, वो किसी भी बाहरी एक्शन से ज्यादा तीव्र है। यही चीज इसे भारतीय अंग्रेजी साहित्य के बेहतरीन मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में से एक बनाती है। इसके जरिए हमें न सिर्फ एक बेहद जटिल और गहरी महिला किरदार की कहानी मिलती है, बल्कि उस दौर की एक बहुत ही सूक्ष्म राजनीतिक टिप्पणी, एक सटल पॉलिटिकल कमेंट्री भी देखने को मिलती है, जो बिना कोई झंडा उठाए, बिना कोई नारा लगाए इंसानियत के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। बिल्कुल, जो बात खामोशी से कही जाए वो कई बार शोर से ज्यादा गहरा असर छोड़ती है। इन सभी बातों को समेटते हुए अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा के मुख्य निष्कर्षों पर आएं, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ये उपन्यास सिर्फ कुछ पुराने झगड़ों को भुलाने या किसी पुरानी बात को माफ कर देने की कहानी भर नहीं है। ये इस गहरे सच के बारे में है कि कैसे विशाल राजनीतिक इतिहास, जो संसदों, नेताओं और देशों की सीमाओं पर तय होता है, वो अंततः हमारी बेहद निजी, व्यक्तिगत और पारिवारिक जिंदगियों को पूरी तरह से आकार देता है। 1947 में देश के विभाजन का जो दर्द था, वो उस पुरानी दिल्ली के घर के अंदर रहने वाले भाई बहनों के विभाजन के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और साथ ही इस विश्लेषण में एक बहुत बड़ा और उम्मीद से भरा सबक भी छुपा है। वो सबक ये है कि समय और सही समझ दोनों मिलकर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे गहरे घावों को भी भर सकते हैं,
बिम की जो यात्रा सालों की गहरी कड़वाहट से शुरू होकर अंततः स्पष्ट रोशनी यानी क्षमा और स्वीकृति तक पहुंचती है, वो मानवीय लचीलेपन और हमारे आगे बढ़ने की क्षमता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये हमें सिखाती है कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस कड़वाहट से आजाद करने के लिए जरूरी है। ये एक बहुत ही जीवन बदलने वाला नजरिया है। एक ऐतिहासिक घटना के साए में बुनी गई इंसानी रिश्तों की ये बारीक कहानी हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिखाती, बल्कि खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। और इसी बात को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं और आज के समय से जोड़ें, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर किसी के लिए भी विचार करना बहुत जरूरी है। हमने आज देखा कि कैसे 1947 के उस ऐतिहासिक और राजनीतिक विभाजन ने एक परिवार के अंदर की दीवारों को इतना गहरा और कड़वा कर दिया था। तो जरा सोचिए, आज के इस आधुनिक दौर में जब हम अपने चारों तरफ एक बिल्कुल अलग तरह का विभाजन देख रहे हैं, विचारधाराओं का तीखा विभाजन, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ से पैदा हुई दूरियां, राजनीति को लेकर परिवारों के चैट ग्रुप्स में होने वाली कड़वाहट, क्या ये नया वैचारिक और सूचनात्मक विभाजन भी अनजाने में हमारे अपने परिवारों के मनोवैज्ञानिक रिश्तों को अंदर ही अंदर बदल रहा है? क्या आज की ये वैचारिक दूरियां भविष्य में किसी नए दास परिवार के अकेलेपन और घुटन की वजह बन रही हैं? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। ये सचमुच एक ऐसा विचार उत्तेजक सवाल है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी दिलों और दिमाग में बहुत देर तक गूंजता रहेगा। क्या हम अनजाने में अपने ही घरों में नई दीवारें तो खड़ी नहीं कर रहे? आज की इस गहन चर्चा में हमने समझा कि कैसे बेहतरीन साहित्य बाहरी दुनिया के कड़वे सच को इंसान के अंदर के सबसे नाजुक सच से जोड़ देता है। इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये सफर सुनने वालों के लिए भी उतना ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला रहा होगा जितना हमारे लिए। भविष्य में ऐसी ही किसी उत्सुकता से भरी खोज में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।